हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। जो एक 12 का यह चैप्टर है, क्लास 12 का यह एक चैप्टर है जो केमिकल काइनेटिक्स के नाम से है। उसका हिंदी यदि बात करें तो रासायनिक बल गतिकी उसका हिंदी होता है। तो ये क्लास 12 का तो है, लेकिन ये पार्ट नंबर 5 है। यह जो चैप्टर है पार्ट नंबर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं और ये एग्ज़ाम में आते रहता है। ये जो चैप्टर जो केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है क्लास 12 का, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो आपको हर एक पार्ट बाय पार्ट केमिकल काइनेटिक्स का पढ़ लेना है। यानी जो भी क्लास 12 का आएगा आपको पार्ट बाय पार्ट पढ़ लेना है। तो चलिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक आज का आया है रेट कांस्टेंट के बारे में। लिखा हुआ है रेट कांस्टेंट। क्या लिखा हुआ है? रेट कांस्टेंट। और इसी का एक दूसरा नेम है वेलोसिटी कांस्टेंट। देखिएगा, बहुत ही अजीब यह तरीका है। रेट कांस्टेंट को ही वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोला जाता है। आपको इसको माइंड में रखना पड़ेगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट हम कहते किसे हैं। अगर माइंड में आप नहीं रखते हैं तो आपको पता क्या होगा कि लगेगा वेलोसिटी कांस्टेंट यदि आपसे बोला जाए तो आपको लगेगा कि फिजिक्स का बात है। वेलोसिटी है और कांस्टेंट है, यानी लगभग आपको लगेगा कि फिजिक्स का है, लेकिन यह केमिस्ट्री में पढ़ना है। यह केमिस्ट्री के लिए हेडिंग है और टॉपिक है। तो रेट कांस्टेंट का दूसरा नाम है वेलोसिटी कांस्टेंट और एक और नेम है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। कौन सा नेम है? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। यानी तीनों जो है सेम है। तीनों जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर है रेट कांस्टेंट है और यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट है। और इसको डिनोट किया जाता है के से। वेलोसिटी कांस्टेंट को भी डिनोट के से किया जाता है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट को भी के से डिनोट किया जाता है, यानी सूचित किया जाता है। तो चलिए, क्या है रेट कांस्टेंट? तो यहाँ पर उसका डिफिनीशन लिखा हुआ है, लेकिन आपको डायरेक्ट यदि हम डिफिनीशन बताएंगे तो उम्मीद है कि आपको डायरेक्ट डिफिनीशन समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं कि किसके वजह से ये डिफिनीशन समझ में आएगा। चलिए, यहाँ पर समझने का आप कोशिश कीजिए और इसी से आपको डिफिनीशन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ हम लिखते हैं प्रोडक्ट। इधर जगह कम है, यहाँ पर रिएक्टेंट ही पहले लिखते हैं। यहाँ पर हम लिख दिए रिएक्टेंट लिखे हुए हैं। क्या लिख दिए? रिएक्टेंट लिख दिए हैं और यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्रोडक्ट। ठीक, यहाँ रिएक्टेंट हो गया, यहाँ प्रोडक्ट हो गया। चलिए, हम रिएक्टेंट में हम प्रतिकारक में हम लेते हैं, माना कि यह एक कंपाउंड है ए, ठीक है। और ये प्रोडक्ट बनेगा, क्या हमको देगा? प्रोडक्ट माना कि बी बन रहा है। क्या बन रहा है? बी। यह रिएक्टेंट है, ए मेरा रिएक्टेंट है और बी मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हम जानते हैं रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बनता है। यानी हम एक कंपाउंड ए लिए हुए हैं तो यह कंपाउंड ए से मेरा बी बन रहा है, ठीक है। अब आइए, यहाँ पर हम लोग कुछ यूज करेंगे। हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा जानना है, कुछ अलग चीज़ में का जानना है। जैसे वो आता है आपको किस में, इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है उसमें का थोड़ा सा कंसेप्ट आता है। तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन। फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन लिखा हुआ है, फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन। अब इसके नीचे हम थोड़ा जानेंगे। ए मेरा रिएक्टेंट है, बी मेरा प्रोडक्ट हो गया और उसके नीचे जानना है फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ जो मास एक्शन है यह है लॉ ऑफ मास एक्शन। यह लॉ ऑफ मास एक्शन कहता क्या है, इसी को तो समझना है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, यह आपका क्लास 11th से लिया गया है। मतलब क्लास 11th का यूज है इस 12 में। लॉ ऑफ मास एक्शन समझिए होता क्या है। जैसे कोई कंपाउंड है, आपस में रिएक्शन कर रहा है, तो रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट देगा। तो जब रिएक्शन करेगा तो कंपाउंड जब आपस में रिएक्शन करेगा तो उसका रेट होता है। एक क्या होता है? रेट होता है। मतलब किस रेट से वो रिएक्शन करता है, क्या उसका गति होता है। तो इसमें यह भी हम लोग को जानना है लॉ ऑफ मास एक्शन में कि जो
रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है। मतलब जो कंपाउंड होगा, जो रिएक्टेंट में, प्रतिकारक में जो मेरा कंपाउंड होगा वह रिएक्शन करेगा, बिल्कुल करेगा, कराएंगे तो बिल्कुल रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन करेगा तो किस पे डिपेंड करता है, उनका रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, किस स्पीड से रिएक्शन करता है, किस स्पीड से रिएक्शन नहीं करेगा, ये सब किस पे डिपेंड करता है। तो वो से डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, तो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है उनके गुणनफल पर डिपेंड करता है। यानी बोला जाएगा जो रेट है वो क्या है, जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, जो मेरा रेट होता है यानी रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन लिखे हुए हैं, कंसंट्रेशन लिखे हुए हैं यहाँ पर। यानी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए इसको नीचे तोड़ कर लिख दिए हैं। लिखा हुआ है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यह जो साइन आप देख रहे हैं यह साइन ऐसा है, मतलब आप इसको ऐसे बनाइएगा, ऐसे बनाना है। देखिए इस साइन को ऐसे, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। यहाँ पर प्रोडक्ट ये वाला प्रोडक्ट नहीं है, ध्यान रहे, यह प्रोडक्ट को नहीं बोला जा रहा है। यह जो प्रोडक्ट आपको नज़र आ रहा है यह मल्टीप्लाई वाला है। यह जो प्रोडक्ट है वो मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट को बोला जा रहा है, गुना वाला, ठीक। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। यानी जो रेट होता है यानी आपस में प्रतिक्रिया करने का जो गति होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो जो रिएक्टिंग सब्सटेंस का जो कंसंट्रेशन है उसके बीच आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है, यहाँ पर देखिए रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है किस पे, तो जो रिएक्टिंग मेरा सब्सटेंस है उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन जितना भी कंसंट्रेशन आएगा, मतलब ये आपको रिएक्टेंट यदि एक से अधिक है तो एक से अधिक जितना भी रहे सबको कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। वही कह रहा है यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस, यहाँ पर लगा सकते हैं कंसंट्रेशंस, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होगा उसका जो भी कंसंट्रेशंस होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत, ऐसे बात है। तो अब देखिए ये वाला बात यहाँ कैसे लागू होगा, यानी जो मेरा रेट होगा, आर से रेट होता है, ये जो आप रेट देख रहे हैं इसको सूचित आर से किया जाता है। हम लोग पिछला वीडियो में सीख लिए हैं पार्ट नंबर 4 में, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो है फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, जो रेट है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा। जो रेट है, जो प्रतिक्रिया करने का जो रेट है, गति है, जो दर है, वो सीधा समानुपाती होता है रिएक्टिंग सब्सटेंस के, प्रोडक्ट वाला सब्सटेंस का नहीं, ये प्रोडक्ट वाला सब्सटेंस का नहीं, रिएक्टेंट वाले सब्सटेंस के आपको कंसंट्रेशन में मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब एक से अधिक कंसंट्रेशन है तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ सुनिए, यहाँ पर मेरा रिएक्टेंट एक ही है तो हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है आपस में, बस इसको कंसंट्रेशन ऐसे डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ पर रिएक्टेंट मेरा एक ठो है। यदि मेरे पास रिएक्टेंट ऐसे आ जाता, ए हो जाता प्लस बी हो जाता और तब हमको सी देता, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हम आर निकालेंगे तो मेरा रिएक्टेंट में अभी ये दोनों ना आ गया, रिएक्टेंट ए और बी दोनों है, तो दोनों का कंसंट्रेशन, ए का कंसंट्रेशन गुना बी का कंसंट्रेशन हम कर देते हैं। अब देखिए यहीं पर ये वाला लागू हो रहा है। देखिए क्या कर रहा है कि रेट नहीं सॉरी, यहाँ पर बराबर नहीं रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रहेगा। यानी ये डायरेक्ट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ ए गुना कंसंट्रेशन ऑफ बी। यानी मेरा ये सब न रिएक्टेंट है
और मात्र यह प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट में मेरा दो दो को सब्सटेंस है, तो दोनों सब्सटेंस का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, मतलब यहाँ है प्रोडक्ट, देखिए गुना हुआ है, मल्टीप्लाई, यही प्रोडक्ट को यहाँ बोला जा रहा है, यानी मल्टीप्लाई को बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि रेट मेरा सीधा समानुपाती होगा रिएक्टिंग सब्सटेंस का कंसंट्रेशन का गुणनफल के बराबर, ठीक है। तो वही है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रिएक्टिंग सब्सटेंस मेरे पास दो दो को है तो दोनों का कंसंट्रेशन का गुना कर देंगे, यानी प्रोडक्ट कर लेंगे, वही प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई होता है, वही बता रहा है। तो ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास रिएक्टेंट एक ही है, तो आर डायरेक्ट डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ ए, एक ठो है तो ए लिखेंगे, अगर एक और यहाँ पर प्लस बी रहता है या प्लस डी रहता तब डी का भी कंसंट्रेशन डाल देते हैं, और ए या डी आपस में गुना का संबंध रखता है, ये नहीं कि प्लस का। देखिए यहाँ पर प्लस का साइन डाला हुआ है, यहाँ पर प्लस नहीं रहेगा, गुना का संबंध रहता है आपस में, ठीक है। तो ये रहा, तो लॉ ऑफ मास एक्शन, हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन को यहाँ सीख लिए हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट डायरेक्टली डिपेंड होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होते हैं उनका जो भी कंसंट्रेशन होता है तो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो वही यहाँ पर है, तो वही हम लोग यहाँ सीखे हैं। जब एक से अधिक रहेगा तो आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिएगा रिएक्टेंट का जो भी कंसंट्रेशन है उसमें, लेकिन जब मेरा रिएक्टेंट एक ही हो तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ई हो जाएगा। याद रहे कि ये प्रतिफल वाला आपको नहीं लेना है, प्रतिफल वाले पे डिपेंड नहीं करता है, यानी प्रोडक्ट वाले पे डिपेंड नहीं करता है, रिएक्टिंग सब्सटेंस जो है ना उस पर डिपेंड करेगा। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा। अब सुनिए, जब प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तब एक कांस्टेंट आता है। देखिएगा, जब प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे बराबर लेंगे तो एक हम कांस्टेंट से गुना करते हैं और क्या करेंगे, ये जैसे के तैसे लिख देंगे। मतलब कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यह के बारे में आपको याद आ रहा है कुछ? यहाँ है के, यानी रेट कांस्टेंट है, इसका नेम क्या है? रेट कांस्टेंट। यह है रेट ऑफ रिएक्शन आर है, रेट ऑफ रिएक्शन आर है, और के को कांस्टेंट कहेंगे, लेकिन रेट का कांस्टेंट, यानी रेट कांस्टेंट हो जाएगा, उसी को वेलोसिटी कांस्टेंट बोलेंगे, इसी के को स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोलेंगे, ठीक है। तो इतना आपको तो बिल्कुल समझ में आया होगा। यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन लागू होगा, मतलब आर डायरेक्ट डिपेंड करेगा रिएक्टिंग जो सब्सटेंस है, जो रिएक्टेंट वाला जो सब्सटेंस है उसके कंसंट्रेशन पे डायरेक्ट डिपेंड करता है कौन? तो रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन करने का गति, ठीक। आर जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट को डाला जाता है, ये कहीं का भी नियम है, आप लोग देखते होंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में भी आपको बड़ा वाला जी से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, वो ग्रेविटेशनल फोर्स में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से, यानी बड़ा वाला जी से मल्टीप्लाई करना पड़ता था। ऐसे कुछ कांस्टेंट आते रहते हैं, ठीक। तो आर बराबर के और कंसंट्रेशन ऑफ ए हो गया। तो ये रहा मेरा, इसी को हम इक्वेशन बोलेंगे। आगे चलकर पता चलेगा कि ये वाला क्या है, एक इक्वेशन का काम करेगा। किसका काम करेगा? इक्वेशन का ये काम करेगा। अब सुनिए, हम लोग को रेट कांस्टेंट का डिफिनीशन जानना है। किसका डिफिनीशन जानना है? तो रेट कांस्टेंट का डिफिनीशन जानना है। तो चलिए, जब हमको रेट कांस्टेंट का डिफिनीशन जानना है तो हम के बराबर क्या करेंगे? आर बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। के बराबर और आर बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए आ जाएगा, मतलब ये के हो गया और इसको इधर ला देंगे, नीचे ला देंगे, हो गया यहाँ पर। तो मेरा के यहाँ पर निकल चुका है। अब देखिए के कब डिफाइन होगा? के मेरा कब डिफाइन होगा? जब नीचे एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीचे जब 1 हो जाएगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए 1 हो जाएगा, तो ये आपस में के और आर बराबर हो जाएगा। यानी यूनिटी कंसंट्रेशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन का जो वैल्यू होता है वही रेट कांस्टेंट बोला जाता है। जैसा हम लोग क्या जानते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं ना, वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम ना होता है।
डिस्प्ले हम लोग जानते हैं जो वेलोसिटी यानी स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। यानी जब मेरा टाइम 1 हो जाए, टाइम 1 सेकेंड हो जाए, यानी 1 सेकेंड में जो तय किया गया जो दूरी है उसी को वेलोसिटी बोलते हैं या स्पीड बोलेंगे। उसी तरह यहाँ पर होगा क्या कि ए का कंसंट्रेशन 1 हो जाए और उस समय जो आर का वैल्यू आएगा वही आर का वैल्यू के बराबर होगा। मतलब जब मेरा वेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल 1 जब 1 हो जाए तो जो आर का जितना वैल्यू रहेगा वही वैल्यू क्या कहलाएगा, रेट कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, अब इसके नीचे हम लिखेंगे तो नीचे वाला पोर्शन अब यहाँ आएगा, इसको हम इरेज करते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ये आप लोग समझ लिए हैं ये वाला। तो देखिए अब इसके वाला हम पोर्शन में क्या करेंगे कि हम लिखेंगे यहाँ पर वेन कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर 1 हो जाए तो देन तब क्या होगा, के बराबर ऊपर आर है और नीचे ए का मान। देखिए यहाँ पर के बराबर आर बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो के बराबर आर बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए का वैल्यू यदि 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा, के बराबर मेरा आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी आर का जितना वैल्यू होगा यहाँ पर वही वैल्यू मेरा के का हो जाएगा। मतलब जो भी रेट ऑफ रिएक्शन का यहाँ वैल्यू होगा वही वैल्यू रेट कांस्टेंट के लिए हो जाएगा, मतलब बराबर हो जाएगा। तो ऐसे ही डिफाइन होता है। ठीक है, ऐसे डिफाइन होता है। तो ये तो हो गया, ये तो आप लोग सीख लिए। क्या सीख लिए, जब मेरा ये कितना ये रिएक्टेंट सिंगल हो तब ये वाली बात था, ये वाला बात है। जब रिएक्टेंट एक ठो रहे तो इतना जान लेना है। तो ऐसे भी मेरा डिफिनीशन यहाँ पर आकर क्लियर हो गया। मतलब जब कंसंट्रेशन मेरा ए का 1 हो जाएगा तो के बराबर आर हो जाएगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन का जितना वैल्यू होगा वही वैल्यू रेट कांस्टेंट के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए एक और हम इसमें बना कर दिखाते हैं, यदि मेरा प्रोडक्ट बढ़ जाता है तो। एक और हम बनाकर आपको दिखाते हैं। चलिए हम प्रोडक्ट में ए प्लस सी ले लेते हैं, सॉरी रिएक्टेंट में हम ए प्लस सी ले लेते हैं और प्रोडक्ट में माना कि बी बन रहा है। तो फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन से हम आर निकालेंगे। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, तो रिएक्टेंट में जो भी सब्सटेंस है, जितना सब्सटेंस है उसके कंसंट्रेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन एक और बात, चलिए हम यहाँ पर 2a ले लेते हैं। ए और सी रहता, देखिए ए और सी लेंगे तो हूबहू ऐसा ही बनेगा। लेकिन यदि हम 2 कर देते हैं तो कुछ माइंड वाला बात आ जाएगा, कुछ दिमाग लगाने वाला बात आ जाएगा। अब देखिए, तो रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो डायरेक्ट डिपेंड करेगा जो रिएक्टेंट में सब्सटेंस है उसी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर ए है तो हम कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखेंगे, लिख दिए। और यहाँ पर सी है तो मल्टीप्लाई कर कर कंसंट्रेशन ऑफ सी डालेंगे। देखिए यहाँ पर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का कंसंट्रेशन गुना प्रोडक्ट लगाना था जो अभी वहाँ पर लिखे थे, गुना सी कर देंगे इसका कंसंट्रेशन, सी का कंसंट्रेशन। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, कौन सा बात, यहाँ पर 2 से ना मल्टीप्लाई है तो जब ये 2 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर पावर में 2 आ जाएगा, यह ध्यान होना चाहिए। मतलब यहाँ 2 है तो आपका पावर में 2 चला जाएगा। जैसे कोई पूछेगा कि भाई वो पावर में क्यों चला जाएगा, तो यहाँ इसका भी कॉज है बाबू, क्यों पावर में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्यों पावर में चला जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 से ए में 2 से मल्टीप्लाई यानी ये 2 बार है। तो चलिए आर जो होता है हम लोग जानते हैं कि आर डायरेक्ट डिपेंड करता है इसका किसका, प्रोडक्ट रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का गुणनफल पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट 2 गो ए है, 2 गो ए है, 1 ठो सी है, 2 गो ए है, 1 ठो सी है। तो इसका भी कंसंट्रेशन लगेगा और इसका भी कंसंट्रेशन लगेगा और सी का भी कंसंट्रेशन लगेगा। तो आप बताइए जब 2 गो ए है तो ए का पावर हम 2 नहीं लिख दें,
हर एक का कंसंट्रेशन लगेगा। 2 बार ए है तो 2 बार ए का कंसंट्रेशन लगेगा, तो 2 गो ए आ गया। तो अब मानिए x गुने x है तो हम नहीं कह सकते हैं एक्स स्क्वायर, बिल्कुल कहेंगे। उसी तरह 2 गो ए है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर सी लिख देंगे, तो यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऐसे बात होता है। उम्मीद है कि आप लोग ये वाला मामला समझ गए होंगे। अरे 2 बार ए है तो 2 बार ए का 2 बार कंसंट्रेशन ए लेंगे, एक तो सी है तो एक बार सी का कंसंट्रेशन लेंगे, आपस में गुना करेंगे तो ए का पावर 2 चला जाएगा, क्योंकि ए 2 बार है, मल्टीप्लाई न कर रहे हैं तो पावर नहीं चला जाएगा। वही बात है, यहाँ का 2 पावर में डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर हम बराबर लिखेंगे। बराबर लिखेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, के नाम से कांस्टेंट आएगा, उसी को रेट कांस्टेंट कहते हैं। और जैसे का तैसे जो है उसको उतार देंगे। ठीक, ये हो गया। तो अब देखिए हमको के को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो के बराबर यहाँ पर हो जाएगा आर बाई, यहाँ पर नहीं हटेगा तो ऊपर लिख देते हैं के बराबर, तो आर के नीचे ये टोटल आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए के बराबर आर बाई, के बराबर आर बट्टा ए का स्क्वायर, ए का कंसंट्रेशन के स्क्वायर गुने कंसंट्रेशन ऑफ सी है। तो यहाँ को हम क्या किए हैं, के यहीं पर है और ए स्क्वायर सी को नीचे ला दिए हैं वहाँ पर। तो अब देखिए इसको डिफाइन करना है, तो वही बात, के रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर कब होगा, रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर कब होगा, जब ए स्क्वायर का मान, ए कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है इसका जो स्क्वायर है इसका मान 1 हो जाए और कंसंट्रेशन ऑफ सी का भी मान 1 हो जाए। तो 1 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 आ गया, तब जाकर के और आर बराबर हो जाएगा। यानी कहेंगे क्या कि वेन ए स्क्वायर बराबर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ सी बराबर 1 हो जाए, तब जाकर मेरा क्या हो जाएगा, जो रेट कांस्टेंट है, जो रेट कांस्टेंट है वो ऐसे होगा कि नहीं होगा। देखिए तो के बराबर आर बाई इतना इतना, और यहाँ पर हो जाएगा के बराबर आर हो गया, ये दोनों आपस में बराबर हो गया, के और आर दोनों आपस में बराबर हो गया। यानी मेरा मेन मकसद यही था कि के को आर को बराबर कर दें। जब के और आर जब बराबर हो गया तो हम क्या कहेंगे कि मेरा डिफाइन हो गया, क्योंकि जब ये दोनों बराबर आ जाएगा, मतलब नीचे का कंसंट्रेशन ऑफ ए का होल स्क्वायर जो है और कंसंट्रेशन ऑफ सी है, तो ये दोनों का जब वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 होगा तभी ना के और आर आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर बराबर हो चुका है। यानी हम कहेंगे क्या, अब देखिए कैसे हम लोग डिफिनीशन समझेंगे। लिख रहा है कि रेट कांस्टेंट में भी डिफाइंड, रेट कांस्टेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है। देखिएगा, रेट कांस्टेंट में भी डिफाइंड एज, रेट कांस्टेंट को यानी के को हम डिफाइन कर सकते हैं, के को डिफाइन कर सकते हैं एज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन है, व्हेन जब कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट यानी प्रत्येक रिएक्टेंट यानी हर एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए। यूनिटी का मतलब 1 हो जाए, तब मेरा डिफाइन हो जाएगा क्या, रेट कांस्टेंट डिफाइन हो जाएगा। तो अब देखिए उसी को यूनिटी मान लिए हैं और एक कर दिए यहाँ पर, अब दोनों आपस में बराबर हो गया। तो वही कह रहा है कि रेट कांस्टेंट में भी डिफाइन, रेट कांस्टेंट को डिफाइन किया जाएगा एज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी, जब कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट है यहाँ पर इसका हर एक कंसंट्रेशन क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए, मतलब 1 हो जाए, यहाँ पर 1 हो जाए तो मेरा डिफाइन हो जाएगा। तो ये रहा बात, ठीक। अब एक और बात इसमें समझना है, हमको के का यूनिट निकालना है। किसका यूनिट निकालना है, के का। एक मेरा के यहाँ पर आया हुआ है, देखिएगा एक के वहाँ पर आया होगा और इसके पहले एक के आया था इतना, आर बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए आया था।
इस दोनों का हमको यूनिट निकाल देना है। मतलब फाइनली हम यही जानना चाहेंगे कि रेट कांस्टेंट का यूनिट होता क्या है, क्या फिक्स है उसका यूनिट की वैरी करता है। तो इसका जो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो बदलते रहता है। किसके अनुसार? तो रिएक्शन के अनुसार। अभी हम रिएक्शन 2A + C ले लिए थे और ये B बना था। मतलब रिएक्टेंट मेरा कुछ और था और इससे पहले वाला मेरा रिएक्टेंट में क्या था, इससे पहले यही ना था, A से B बन रहा था, A से B बन रहा था। तो यहाँ पर रिएक्टेंट मेरा A है, यहाँ पर रिएक्टेंट 2A + C है। तो रिएक्टेंट चेंज कर देने से हमारा यहाँ पर क्या चीज़ चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्या चीज़ चेंज हो जाएगा, मेरा रेट कांस्टेंट का यूनिट चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? यहाँ पर आप मैच करिए, यह भी तो K है, यह भी तो K है, यहाँ R है तो यहाँ R है, सेम है, लेकिन नीचे बदल गया। नीचे देखिए A का कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर है इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C है, यहाँ पर केवल कंसंट्रेशन ऑफ A है। तो जब यूनिट निकालिएगा तो अलग अलग यूनिट आ जाएगा। हालांकि यह भी रेट कांस्टेंट है, यह भी रेट कांस्टेंट है, यह भी रेट ऑफ रिएक्शन है, यह भी रेट ऑफ रिएक्शन है, लेकिन कंसंट्रेशन नीचे अधिक आ जाने से, मतलब दूसरा आ जाने से मेरा यूनिट भी चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट का यूनिट डिपेंड करता है किस पे? रेट ऑफ रिएक्शन पे, यानी रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। कैसा रिएक्टेंट है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट कांस्टेंट है उसका यूनिट डिपेंड करता है किस पे? तो किस पे करेगा? तो जो रिएक्शन होगा ना उसी पे, रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। किस प्रकार का मेरा रिएक्शन है उसी रिएक्शन पे इसका यूनिट, के का यूनिट डिपेंड करता है। के का यूनिट फिक्स नहीं होता है किसी के लिए। अब चलिए हम बारी बारी से इसका यूनिट निकालेंगे और देखेंगे क्या सही में यूनिट अलग अलग आ रहा है क्या। डिफिनीशन आप लोग समझ ही लिए हैं, इसको भी हटाते हैं। चलिए यही जो दोनों आपके सामने नज़र आ रहा है, इसका हम लोग क्या करेंगे, यूनिट निकालेंगे। यानी K बराबर R/² C। ठीक, एक यह हो गया और एक यहाँ पर हम लिखते हैं K बराबर R/ इतना लिखते हैं, यानी इसको यहाँ लिख दिए हैं और इसको यहाँ लिखे हुए हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, यूनिट निकालेंगे और सही में उसका अंतर चेक करेंगे। जैसे फिर से देखिए, यहाँ भी K है, यहाँ भी K है, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, सेम है, लेकिन नीचे वाला डिफरेंट हो गया है। आप देख सकते हैं इसके नीचे और इसके नीचे डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि अलग प्रकार का रिएक्शन है, ये अलग रिएक्शन था, वो अलग वाला। अब देखिए हम लोग का K का यूनिट निकालना है। क्या करना है? K का यूनिट यहाँ पर लिखेंगे, यूनिट ऑफ K। यूनिट ऑफ K मतलब रेट कांस्टेंट का यूनिट, इसमें निकालते हैं। तो चलिए, ऊपर लिखा हुआ है रेट, तो रेट का यूनिट हम लोग पहले पार्ट में सीख चुके हैं। तो रेट का हम लोग यूनिट पहले पार्ट में सीख चुके हैं, मोल पर लीटर पर टाइम था। मोल पर लीटर पर टाइम था, ये हम लोग पहले वीडियो में सीख चुके हैं कि रेट ऑफ जो रिएक्शन है आर का यूनिट क्या होता है, तो मोल पर लीटर पर टाइम। तो पर टाइम के जगह पर आपका बुक में, मतलब क्वेश्चन में कैसा दिया हुआ है टाइम, सेकंड में दिया है कि मिनट में दिया है कि आवर में दिया है कि डे में दिया है कि वीक में दिया है कि ईयरली दिया है, जो दिया रहेगा यहाँ पर आप रख सकते हैं। ठीक, तो चलिए आर के जगह पर हम लिखेंगे क्या, मोल पर लीटर पर टाइम। ठीक, तो इतना बात तो इसमें भी लिखेंगे, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के इसमें भी लिखेंगे। तो आर के लिए हम सेम चीज़ लिखेंगे, मोल पर लीटर पर टाइम, दोनों में सेम रहेगा क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट वही होता है जो फिक्स होता है। अब आइए, कंसंट्रेशन ए का होल स्क्वायर है। तो चलिए कंसंट्रेशन का यूनिट हम कल बताए थे बाबू,
कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम। अगर हम कंसंट्रेशन का यूनिट का बात करें, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, तो n के लिए नंबर ऑफ मोल हो जाएगा और नीचे वॉल्यूम के लिए लीटर हो जाएगा, यानी मोल बाई लीटर, यानी हम कह सकते हैं मोल पर लीटर भी बोल सकते हैं हम। मोल पर लीटर यूनिट हो गया, क्या हो गया इसका, ये यूनिट हो गया मोल पर लीटर। तो कंसंट्रेशन ए का होल स्क्वायर है, यानी मोल पर लीटर का होल स्क्वायर होगा इसमें, मोल पर लीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी ए का कंसंट्रेशन का यूनिट, तो क्या करेंगे, उसका कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर होता है और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। फिर एक और कंसंट्रेशन ऑफ सी रह गया है, तो इसका भी होगा मोल पर लीटर, इसका भी होगा, ठीक है। तो ये वाला ये हो गया। अब आइए यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए है, मात्र एक ही है, तो इसका भी क्या होगा, मोल पर लीटर हो जाएगा, मोल पर लीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कुछ कटाना है, कुछ कटे तो कटाइए। देखिए मोल पर लीटर से मोल पर लीटर ख़त्म बाजार हो गया। अब जो बचा है उसको लिखेंगे। ऊपर बचा है क्या, पर टाइम, तो पर टाइम है तो चलिए अभी हम यहीं पे लिखते हैं इसको, पर टाइम ऊपर ही रहने देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मोल का स्क्वायर हो जाएगा और लीटर पर -2 हो जाएगा, ठीक। इसमें ये मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा और फिर इस पर मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग ऊपर लिखने का कोशिश करेंगे, सबको ऊपर लिखने का कोशिश करेंगे। तो ये मोल स्क्वायर है तो उस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल पर स्क्वायर, ठीक। और पर लीटर स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो लीटर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। और ऊपर ऑलरेडी क्या है, टाइम, पर टाइम है तो ऊपर का ऊपर ही रहने देंगे पर टाइम से, ठीक है। अब आइए इसमें आते हैं, तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल हो गया, क्या बच गया, पर टाइम बच गया, क्या बच गया, पर टाइम। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं, आप आसानी से देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट आया है, यूनिट ऑफ जो रेट कांस्टेंट आया यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आया है यहाँ आप देख सकते हैं, यानी यूनिट बदल गया, सब अजबात जज्बात सब बदल गया। यहाँ पर जो है रेट कांस्टेंट, देखिए यहाँ है रेट कांस्टेंट, तो यहाँ निकाले हैं, यहाँ पर रिएक्शन मेरा दूसरा था, केवल रिएक्टेंट में मेरा ये था, तो क्या हुआ है कि पर टाइम यूनिट निकला है, यूनिट केवल होगा पर टाइम, इसमें कोई मोल या लीटर का बात नहीं होगा, केवल टाइम का बात होगा, पर टाइम, ठीक। तो यूनिट ऑफ के यहाँ भी निकला है और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ भी यूनिट ऑफ के निकला है, जो है पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर टाइम, तो यह भी एक यूनिट है। तो रिएक्शन पे डिपेंड किया है, मेरा रिएक्शन में कितना मतलब ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कितने प्रकार का और कितना है, तो उस पे डिपेंड करता है, जितने ही ज़्यादा रहे, यानी रिएक्शन पे मेरा रेट कांस्टेंट का यूनिट डिपेंड करता है, क्या करता है, रेट कांस्टेंट का यूनिट डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करता है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ रिएक्शन के प्रकार पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस प्रकार का है। तो इतना बात आपको माइंड में रख लेना है। तो ये जो हम लिखवाए हैं ये एग्ज़ाम में पूछते रहता है बाबू, एग्ज़ाम में कभी भी पूछ देगा। तो उम्मीद है कि आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। पार्ट नंबर 5 यही है और बिल्कुल आसान था, कोई भारी चीज़ नहीं था। इसमें हम लोग रेट कांस्टेंट सीखे हैं, यानी उसी का दूसरा नेम वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक और नेम, तीसरा नेम है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो एंड होता है और फिर आएगा पार्ट नंबर 6 भी आएगा। और चलिए इसको शेयर कीजिएगा यदि अच्छा लगा हो तो, और ये एग्ज़ाम में आते रहता है तो आप लोग पढ़िए इसको। चलिए बाय।